नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सको। दोस्तों, जिस कहानी का आप सभी को इंतज़ार था, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कुछ महीने पहले मैंने एक कहानी डाली थी, जिन्नात की शहजादी। तो दोस्तों, मैंने उसका एक पार्ट डालकर छोड़ दिया था उसको, उसके आगे की कहानी मैं नहीं लाया। तो दोस्तों, मैं उस कहानी को अब कंटिन्यू करने जा रहा हूँ आज से। तो दोस्तों, मैंने उस कहानी का पहला भाग जो पहले डाला था उसे मैं आज की वीडियो में डाल दे रहा हूँ। जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें कहानी समझ में आए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने इस कहानी का पहला भाग सुन लिया है वो लोग कहानी को स्किप करके अपने मुताबिक से सुने, और जो लोग नए हैं इस कहानी पर वो लोग शुरू से सुने। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की लेखक हैं तमन्ना प्रवीण। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। अप्पी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी चलो ना मेरे साथ। ऐसे नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। चलो ना अप्पी, मुझे बहुत डर लग रहा है, वह तुम्हें भी मार देगा अम्मी अब्बू की तरह। एक बच्ची देखने में उम्र 4-5 साल अपनी बड़ी बहन से कह रही थी, जिसकी उम्र 13 से 14, जो बहुत ही बड़े महल के किले की खिड़की के पास खड़ी थी, और वह उसे वहां से कूदने के लिए कह रही थी। हयात मेरी जान, मेरी प्यारी बहना, मुझे कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। तुम कूदो यहाँ से, ये ताबीज़े जिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेंगे। वह लड़की अपने गले से एक ताबीज उतार कर उसे पहनाते हुए कहती है, जिसमें 3 चमकदार पत्थर लगे हुए थे। तीनों रंगों के अलग अलग रंगों से चमकदार रोशनी निकल रही थी। वह बच्ची उस ताबीज की चमक को देखने लगती है, और तभी उनके पीछे से किसी की बहुत ही खौफनाक आवाज सुनकर वह दोनों डर जाती हैं, और वह लड़की उस बच्चे को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और कहती है, जाओ यहाँ से और अपना ख्याल रखना। उसका इतना कहना था कि तब तक वह खौफनाक आवाज वाला शैतान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थी और चेहरा बिल्कुल काली रात की तरह स्याह था, और मुंह से बाहर आते नुकीले दांत तलवार से भी तेज धार थे, जिससे वह किसी को भी चबा सकता है। वह उस लड़की के बहुत करीब आ चुका था और उसे देख रहा था। लड़की डरी सहमी और खौफजदा खड़ी थरथरा रही थी। अचानक वह उस पर हमला कर देता है। वह अपने लंबे नुकीले दांत उसके गर्दन पर गड़ाते हुए उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है, और जिससे एक दर्दनाक चीख निकल पड़ती है जो चारों तरफ बिखर जाती है, और फिर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। आ नहीं, कौन है वहां? कौन कौन कहते हुए वह बेड पर उठकर बैठ जाती है, जो गहरी नींद में सो रही थी। ओह, फिर से वही ख्वाब और वही लड़की और वही बच्ची। न जाने कौन है ये दोनों जिनको मैं हमेशा देखती हूँ। और वह ताबीज तो बिल्कुल मेरे गले की ताबीज की तरह ही था। वह बेड पर बैठी हुई खुद से बातें कर रही थी और अपने गले में पहने हुए लॉकेट को देख रही थी। डर और दहशत से वह घबराई हुई थी और उसके माथे से पसीना छूट रहा था। ये है फलकनाज, जिसे ऐसे अजीबोगरीब डरावने ख्वाब बचपन से ही आते थे, पर क्यों उसे भी नहीं पता था। मगर आज जो उसने देखा वह सबसे अजीब था। वह था वह लॉकेट जो उसके गले में था। कहते हैं कि जिनों को खुदा ने आग से पैदा किया है और हम इंसानों को मिट्टी से बनाया है, मगर फर्क सिर्फ इतना ही नहीं है। वह हमारी ही तरह दिखाई देते हैं, खाना भी खाते हैं, हमारे बीच में ही रहते हैं, और पर हम उन्हें देख नहीं सकते, मगर वह हमें देख सकते हैं। कभी कभी वह किसी जीव जंतु का रूप भी ले सकते हैं। शायद उन्हें ये पावर खुदा नहीं दी है। जिस तरह हम जीते हैं, मरते हैं, खाते पीते रहते हैं, वह भी वैसे ही रहते हैं, और उनकी दुनिया में भी हमारी ही तरह अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। मगर बुरों की तादाद ज्यादा है, अच्छों की तादाद बहुत ही कम है। शहर रायबरेली, खान मंजिल। फलकनाज देखने में किसी परी की तरह खूबसूरत थी।
बातें और आवाज ऐसी की जैसे कानों में किसी ने शहद घोल दिया हो। जो भी उससे मिलता वह पहली बार में ही उसका कायल हो जाता था। फलकनाज जब वह 6-7 साल की थी तब खान साहब उसे अपने घर लाए थे और अपनी बेटी बनाकर रख लिया था और नाम रख दिया फलक। उन्हें लगता था वह सीधे आसमान से गिरी थी, क्योंकि जब वह उन्हें मिली थी तब ऐसा ही कुछ हुआ था। खान साहब को शिकार करने का बहुत शौक था। एक बार वह शहर से दूर जंगलों में शिकार पर निकले थे। तभी एक झाड़ियों में उन्हें एक हिरनी नजर आई। वह उसके पीछे पीछे गए थे अपनी राइफल लेकर, और जब उन्होंने गोली चलाई थी तो वह हिरनी आवाज सुनकर भाग गई थी। मगर जब वह वहां से वापस मुड़े तो रास्ते में उनका पैर किसी चीज से टकराया था, और जब उन्होंने नीचे देखा तो एक बच्ची जख्मी हालत में वहां पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर बहुत सी खरोंचें थी और चोट के निशान भी थे। अचानक कोई आपके सामने ऐसी हालत में आ जाए तो कोई भी डर जाए, तो वह भी डर गए थे कि आए दिन टीवी पर इतना कुछ दिखाते हैं कि दुनिया में कितने बच्चों के साथ गलत हो रहा है और उन्हें मारकर जंगलों में फेंक देते हैं। खान साहब ये सब देखकर हैरत में पड़ गए थे और सोच भी रहे थे कि क्या करूं। मगर फिर उन्होंने हिम्मत करके उस बच्ची की नस चेक की जो कि चल रही थी। यह तो जिंदा है, पर इतनी सुनसान और खतरनाक जंगल में क्या कर रही थी? इतना कहकर उन्होंने बिना कुछ सोचे उस बच्ची का मासूम चेहरा देखा। वह उन्हें बहुत प्यारी लगी, किसी गुड़िया की तरह। उन्होंने उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में रखा और सीधे अस्पताल लेकर पहुंचे और पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दी। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा कि सब ठीक है, पर बच्ची ने शायद 1 हफ्ते से कुछ खाया नहीं था, जिस वजह से वह कमजोर हो गई थी और बेहोश हो गई थी। और चोट सारी जो लगी थी वह शायद बहुत दिनों से जंगल में भटकने की वजह से झाड़ियों में छुपने उपने की निशान है। पर एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वह जंगल में कर क्या रही थी। ये बात खान साहब को भी अजीब लग रही थी, पर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। उसका जवाब तो बस वह बच्ची ही दे सकती थी। मगर वह तो होश में आने के बाद भी खामोश ही थी, बस खान साहब को टुकुर टुकुर देख रही थी। पुलिस ने बच्ची की गुमशुदगी की खबर हर जगह के थाने में दर्ज कर दी। पुलिस ने बच्ची की गुमशुदगी की खबर हर जगह के थाने में दर्ज कर दी थी, मगर कुछ पता नहीं चला और अंततः पुलिस ने बच्ची को अनाथ आश्रम भेजने का फैसला किया था। कुछ दिनों बाद जब तक वह बच्ची अस्पताल में थी, खान साहब रोज उससे मिलने जाते, उसके लिए खाना भी ले जाते, उससे बात करने की कोशिश भी करते, मगर वह कुछ नहीं कहती, बस उन्हें देखती और उनका लाया हुआ खाना खाने लगती। खान साहब को समझ नहीं आता है कि वह बोलती क्यों नहीं है, पर वह भी क्या करते, बेबस थे। फिर एक दिन पुलिस उस बच्ची को लेकर अनाथ आश्रम भेजने जा रही थी और तभी उस बच्ची ने वहां खड़े खान साहब के हाथ को जोर से पकड़ लिया था और वह पहली बार बोली थी, मुझे इनके साथ नहीं जाना है बाबा। बाबा शब्द सुनते ही खान साहब की आंखें नम हो गई थी। वह उस बच्ची को बड़े गौर से देखने लगते हैं। वह बोल रही थी और उन्हें बाबा कह रही थी। वह हैरान भी थे और खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। फिर क्या था, खान साहब की कोई बेटी नहीं थी, तीनों ही बेटे थे और उस बच्ची ने उनकी सोई हुई ख्वाहिशात को जगा दिया था और वह उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं और उसे खुदा का दिया हुआ तोहफा समझकर अपने घर ले आते हैं। पुलिस से उनकी अच्छी जान पहचान रहती है। वह सब जानते हैं कि वह बहुत ही नेक दिल इंसान है। फिर कुछ कानूनी कार्रवाई करने के बाद फलक उनकी हो जाती है और आज के दिन फलक के आने के बाद खान साहब बहुत खुश रहते हैं और उनकी बीवी नजमा खातून भी उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती हैं और उसके तीनों भाई उस पर जान छिड़कते थे। फलक के आने से खान साहब का कारोबार बहुत आगे बढ़ गया था और घर में बरकत ही बरकत थी। वह फलक को अपने घर की नेमत समझते थे और उसे बहुत चाहते थे कि उसके आने से उनके घर में एक अलग ही रौनक सी आ गई थी। दिन बीतते गए और फलक बड़ी होती जा रही थी। अब उसका 18वां जन्मदिन आने वाला था। बस 2-3 दिन ही बाकी थे, पर एक बात थी जो उसे बचपन से बहुत परेशान करती थी। वह था वह ख्वाब जो वह हमेशा देखती थी और आज जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज ख्वाब में उसने वही ताबीज देखी थी जो उसके गले में बचपन से ही थी। तब से जब से उसने होश संभाला था, बाबा कहते थे कि जब तुम मुझे मिली थी तब से ये तुम्हारे गले में है। मैंने कितनी बार कोशिश की कि इसे उतार दूं, पर पता नहीं इसका धागा
किस चीज से बना हुआ है, टूटता ही नहीं है, अल्लाह ही जाने। तो मैंने सोचा कि शायद ये खुदा की देन है तुम्हें, इसलिए छोड़ दिया ऐसे ही तुम्हारे गले में ही कि ताबीज ही तो है। अल्लाह का कोई कलाम हो शायद इसमें जो तुम्हारी हिफाजत करता हो। तभी तो देखो ना, इतने दिनों तक तुम उस खतरनाक जंगल में भटकने के बावजूद भी जिंदा थी। ये भी तो खुदा की ही मर्जी थी। और जो तुम मुझे मिली, अपने बिस्तर पर बैठी हुई फलक ये सब बातें याद कर रही थी और उस ताबीज को उलट पुलट कर देख रही थी कि क्या है इसमें, कौन हूं मैं। फलक अपने कमरे में चीखती है और नींद से उठकर बैठ जाती है। उसने फिर से वही ख्वाब देखा था जो बचपन से उसे डराते रहे हैं, मगर आज कुछ अजीब सा हुआ था। आज वह सारे चेहरे भी साफ साफ उसे दिखाई दिए थे जो उसे धुंधले नजर आते थे। वह बहुत डरी हुई थी और उसके माथे पर पसीने छूट रहे थे। वह अपने बिस्तर पर से उठती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। पानी के छींटों से फलक अपना चेहरा बार बार भिगा रही थी और सोच रही थी कौन था वह शैतान की तरह दिखने वाला शख्स, और वह लड़की कौन थी, और उस शैतान ने उसे क्यों मार दिया था, और ये ताबीज इसका क्या राज है, ये मेरे गले में क्यों है, मेरा इन सब से क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है। वह बार बार चेहरे को पानी से धो रही थी और आईने में देखते हुए खुद से बातें कर रही थी। तभी अचानक एक आवाज सुनकर वह चौंक जाती है जो उसके पीछे से आ रही होती है। हयात, हयात, कब तक भागोगी? एक दिन तुम्हें मेरे ही पास आना होगा। काका कौन है यहाँ? वह बहुत डरी हुई थी। उसका बदन पूरी तरह थरथरा रहा था और फिर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं, पर वह अभी भी बहुत घबराई हुई थी। ओह, शायद यह मेरा वहम है। वह ऐसा कहते हुए एक बार फिर से वॉश बेसिन की तरफ मुड़ती है और जैसे ही अपना चेहरा पानी से धोकर साफ करने लगती है और आईने में देखती है तो बहुत जोर से चीखती है। उस आईने में उसका चेहरा नहीं रहता, बल्कि उसी शैतान का चेहरा नजर आता रहता है जिसे उसने आज अपने सपने में देखा था। वही खून की तरह लाल आंखें, बिल्कुल काला रंग और नुकीले दांत। फलक चीखती हुई वॉशरूम से बाहर आती है और एक कमरे के एक कोने में छुप जाती है। वह बहुत डरी हुई थी, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह कांप रही थी। क्या हुआ फलक बेटी, कहाँ हो तुम? सारे घर वाले उसके चीखने की आवाज सुनकर कमरे में आ गए थे और फलक को ढूंढने लगे थे कि कहाँ चली गई है और इतनी जोर से क्यों चीख रही थी। और जब उन लोगों ने देखा कि वह कमरे की एक टेबल के नीचे छुपकर बैठी हुई है और बहुत डरी हुई भी है, तो वह लोग भी हैरान रह गए थे। क्या हुआ बेटा? खान साहब का इतना कहना ही था कि वह जल्दी से बाहर निकलकर उनसे लिपट गई थी और जोर जोर से रोने लगती है। वह आ गया है, वह मुझे भी मार देगा। फलक डरते हुए कहती है। कौन आ गया है? कौन तुम्हें मार देगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है, खान साहब उससे कहते हैं और कमरे में देखने लगते हैं। फलक कहती है, वह वहां पर है, मैंने देखा है उसे, वह वहीं पर है। वह वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है। खान साहब बोलते हैं, बेटा नदीम, जाकर देखो तो सही। नदीम वॉशरूम में जाकर देखता है पर वहां पर कोई नहीं रहता। वह आकर कहता है, वहां तो कोई भी नहीं है बाबा, मुझे लगता है इसे वहम हुआ है। देखो वहां पर तो कोई भी नहीं है, तुमने शायद कोई बुरा ख्वाब देखा है। चलो उठो, अपने बिस्तर पर चलो और आराम करो, खान साहब उसे समझाते हुए कहते हैं। पर मैंने अपनी आंखों से देखा था बाबा, वहां पर कोई था, ट्रस्ट मी। फलक एक बार फिर से कहती है। वह उठकर वॉशरूम में झांकने लगती है, मगर सच में यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वह क्या था जो मैंने देखा था? वह मन में कहती है, देखा ना, कोई भी नहीं है ना वहां। तुम्हें कितनी बार कहा है इतनी देर तक पढ़ाई मत किया करो, थक जाओगी और दिमाग भी काम नहीं करेगा। अच्छा चलो अब तुम सब आराम करो, हम सब चलते हैं, ठीक है? खान साहब एक बार फिर से कहते हुए वहां से उठते हैं और सारे घर वालों को चलने का इशारा करते हैं और सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फलक अब कमरे में अकेली है। वह सोने की कोशिश करती है। हाँ, शायद ये मेरा वहम ही था, वरना इतनी जल्दी कोई कहाँ गायब हो सकता है। और तो और कोई रास्ता भी नहीं है, कमरे का दरवाजा भी एक ही है और वह भी बंद था और वॉशरूम से भागना तो नामुमकिन है। वह बस सोचे जा रही थी और नींद उसकी आंखों से गायब हो गई थी। वह एक लगातार छत पर लगे हुए पंखे को देख रही थी और कुछ देर बाद उसे एक गहरी नींद ने घेर लिया था। पर कमरे के एक कोने में छुपकर कोई खड़ा था
जिसकी परछाई फलक पर पड़ रही थी। कौन था वह जो सोती हुई फलक को बड़े गौर से देख रहा था और कह रहा था, बहुत जल्दी मैं फिर से तुम्हें लेने आऊंगा और तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। फिर वह कहीं गायब हो गया था, जैसे कि तेज हवा का एक झोंका हो। अगली सुबह हर कोई अपने काम में व्यस्त है और घर में तैयारियां चल रही हैं। फलक का कल जन्मदिन है, वह अब 18 साल की हो जाएगी। घर में उत्सव का माहौल है, सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी है और खास करके खान साहब बहुत ही खुश हैं। वह नौकरों को सजावट के लिए समझा रहे हैं और उनकी बेगम नजमा किचन में है, सबके लिए नाश्ते का इंतजाम कर रही हैं। अब चलिए सब लोग, नाश्ता लग गया है टेबल पर, बाकी के काम बाद में हो जाएंगे। नजमा खातून सबको आवाज देती है, जिसे सुनकर खान साहब और उनके तीनों बेटे डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं। मगर फलक कहाँ है? खान साहब उसे ना देखकर अपने बड़े बेटे नसीर से पूछते हैं। नसीर कहता है, वह रात को डर गई थी ना, तो देर से सोई थी ना, तो उठने में भी देर हो गई है, उसे मैंने जगा दिया है, बस आती ही होगी। अभी फलक का जिक्र ही हो रहा था कि वह तैयार होकर वहां आ जाती है। खान साहब बोलते हैं, अब कैसा है मेरा बच्चा? वह उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं। फलक कहती है, जी पहले से बेहतर हूँ बाबा। खान साहब कहते हैं, चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बैठो नाश्ता करो। फलक कहती है, जी। खान साहब कहते हैं, तो फिर अपने दोस्तों को जन्मदिन की दावत दे दी? फलक कहती है, अभी नहीं, आज दे दूंगी कॉलेज जाकर। खान साहब कहते हैं, अच्छा ठीक है फिर। नाश्ते के बाद सब लोग ऑफिस जाते हैं और फलक को रास्ते में कॉलेज छोड़ते हुए जाते हैं। फलक कॉलेज की गेट पर खड़ी थी, वह अपने बाबा और भाइयों को खुदा हाफिज कर रही थी। फिर उनकी गाड़ी आगे बढ़ने के बाद जैसे ही अंदर जाने के लिए वह कदम बढ़ाती है, उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा था। वह इधर उधर देखती है मगर कोई नहीं रहता है और तभी एक तेज हवा की झोंके की तरह उसके कानों में कोई सरसरी करता है और कहता है, मैं वापस आ गया हूँ मेरी हयात। आवाज सुनकर फलक के होश उड़ जाते हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वह कौन कौन करती हुई जल्दी से कॉलेज के अंदर चली जाती है और अपनी दोस्तों के बीच जाकर खड़ी हो जाती है। मगर वह आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी और उसके माथे पर पसीना छूट रहा है और दिल की धड़कनें बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। उसका बदन एक बार फिर से डर और दहशत से कांप रहा था, मगर वह खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सबसे बातें कर रही थी और अपना ध्यान भटका रही थी। कौन था वह शैतान और क्या चाहिए उसे फलक से, और उसे वह बार बार हयात नाम से क्यों पुकार रहा था? फलक नाज, एक अनजान लड़की जो ना जाने कहां से आई थी, ये उसे भी नहीं पता था और ना ही और कोई जानता था। फलक का कल जन्मदिन था। उसने कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले अपने दोस्तों को इनवाइट किया था, मगर वह डरी हुई थी, सहमी हुई थी। पर क्यों? उसके डरने की वजह थी वह डरावने ख्वाब जो उसे बचपन से आते थे। मगर कल रात से सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था उसके साथ। उसे अजीब से डरावने चेहरे नजर आ रहे थे और खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थी और हर वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उस पर नजर रखे हुए है और कोई उसे छुप कर देख रहा हो मानो। फलक कॉलेज से वापस आ गई थी और अब वह अपने कमरे में चली गई थी, मगर वह आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसके जहन में एक सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर मुझे कौन पुकार रहा था? ये मेरा वहम है या फिर कुछ और? क्या था ये? अगर ये मेरा वहम था तो ये मेरा वहम मुझे बार बार क्यों हो रहा था? ऐसा तो नहीं कि ये सच हो और कोई है जो मुझे कुछ कहना चाहता हो, मगर कौन है वो? और आखिर उसे मुझसे क्या चाहिए और वह क्या कहना चाहता था? सवाल पर सवाल उसके जहन को जकड़े हुए थे और वह उसमें बुरी तरह फंसी हुई थी। अभी वह इन सोचों से ही नहीं निकली थी कि उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने डरते डरते पलट कर देखा और देखते ही उसके होश उड़ गए थे। सामने वही शैतान खड़ा था और उसे लगातार देख रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और आंखें इतनी भयानक थी कि फलक उन्हें देख नहीं पा रही थी। डर और दहशत के मारे उसकी आवाज बंद हो गई थी। वह चिल्लाना चाहती थी मगर आवाज नहीं निकल रही थी।
ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा बदन सुन्न हो गया था और वह हिलडुल भी नहीं पा रही थी। वह शैतान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और फलक डर के मारे कुछ नहीं कर पा रही थी। बस डर से उसकी आंखें बंद हो रही थी और उनसे आंसू निकल रहे थे। वह अब उसके बहुत करीब पहुंच गया था, बहुत करीब। तभी अचानक से वह एक झटके से चिल्लाते हुए फलक से कहीं दूर जाकर गिर गया और उसकी चीख सुनकर जब फलक ने अपनी आंखें खोली तो हैरान रह गई थी। वह शैतान कहीं गायब हो चुका था और उसके गले में जो ताबीज था उनसे बहुत तेज की रोशनी निकल रही थी, जिससे पूरा कमरा जगमगा उठा था। फिर धीरे धीरे वह रोशनी खुद ब खुद कम होते होते खत्म हो गई थी और सब नॉर्मल हो गया। मगर फलक अभी भी सदमे में थी। डर के मारे उसकी आवाज अभी भी बंद थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। तभी उसके कमरे में उसकी अम्मी आ गई थी। वह उससे खाने के लिए पूछने आई थी, मगर यहाँ पर तो कुछ और ही मंजर था, जिसे देखकर वह खुद घबरा गई थी। फलक अपने बिस्तर पर बेसुध होकर पड़ी हुई थी और उसका पूरा बदन ठंडा था, बिल्कुल बर्फ की तरह। नजमा उसकी हालत देखकर बहुत जोर से चीखती है और उसकी आवाज सुनकर सारे घर वाले फलक के कमरे में भागते हुए आते हैं और फलक की हालत देखकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर फलक का चेकअप करके चले जाते हैं और उसे आराम करने के लिए कहते हैं और साथ में कुछ दवाइयां भी लिखते हैं। उनके मुताबिक फलक को किसी तरह का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत हुई थी। ये सुनकर सब घर वालों को बहुत हैरानी होती है कि आखिर इसे किस बात की फिक्र है, जिसकी वजह से ये इतनी परेशान हो गई थी और बेहोश हो गई थी। मगर जवाब किसी के पास भी नहीं था। अगर कोई जवाब दे सकता था तो वह सिर्फ फलक थी, जिसे अभी तक होश नहीं आया था। वह अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया था ताकि उसे आराम मिल सके। एक एक करके सारे घर वाले वहां से कुछ समय बाद चले गए। बस अब खान साहब और उनकी बीवी नजमा ही वहां पर मौजूद थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। खान साहब बोले, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है नजमा कि हमारी बच्ची को किसी की बुरी नजर लग गई है। नजमा बोली, मुझे भी ऐसे ही लगता है जी। मैं सोच रही थी क्यों ना कल फलक को लेकर पीर बाबा के दरगाह पर ले जाऊं। हम चादर पोशी भी कर लेंगे और फलक के लिए पीर बाबा से दुआएं भी करवा लेंगे। खान साहब नजमा की बात पर बहुत खुश होते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा सोचा है तुमने बीबी, हम भी साथ चलेंगे और कल सुबह होते ही चलेंगे। अच्छा अब चलो, हमारी शहजादी को आराम करने दो और हम भी चलकर आराम कर लेते हैं और कल फिर सुबह उठना भी तो है। नजमा बोली, जी बेहतर है। दोनों वहां से उठकर जाने लगते हैं कि तभी खान साहब की नजर कमरे की खिड़की पर पड़ती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वहां पर किसी की परछाई हो। कोई है वहां पर? कौन है? वह कहते हुए खिड़की के पर्दे हटाकर देखते हैं और खिड़की खोलते हैं, मगर वहां पर तो कोई भी नहीं था। नजमा को समझ नहीं आता है कि अचानक इन्हें क्या हुआ जी? वह पूछने लगती है। खान साहब खिड़की फिर से बंद करने लगते हैं और कहते हैं, पता नहीं क्यों नजमा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई था वहां पर और हमारी बातें सुन रहा था। नजमा बोली, पर कौन? वहां तो कोई भी नहीं है और वैसे भी इतनी ऊंचाई पर भला कोई कैसे चढ़ सकता है? बाहर गेट पर चौकीदार अभी भी जाग ही रहे हैं। ऐसे में ये नामुमकिन है। आप चलिए, चलकर आराम कर लीजिए, शायद आपको थकान ज्यादा हो गई है। खान साहब नजमा की बात सुनकर सोचते हैं, हाँ शायद ये ठीक कह रही है, मुझे थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा। फिर वह बोले, हाँ चलो। कहते हुए खान साहब कमरे से बाहर निकल आते हैं और उनके पीछे पीछे नजमा भी बाहर आती है और धीरे से फलक के कमरे का दरवाजा बंद करने लगती है। रात के 12 बजने वाले हैं। फलक अपने कमरे में सोई हुई है, बेखबर सी, और वह शैतान उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर उसे देख रहा है और कह रहा है, सालगिरह मुबारक हो हयात। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार मुझे बरसों से था। शहजादी तो तुम हो, मगर उनकी नहीं, सिर्फ मेरी। और मैं भी देखता हूं कि ये ताबीजे जिन तुम्हें कब तक मुझसे बचा पाते हैं। एक ना एक दिन मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। हयात वह दिन अब दूर नहीं है। फिर वह अचानक से ही कहीं गायब हो जाता है। फलक तभी नींद से जाग उठती है।
उसे महसूस हुआ था जैसे कोई उससे कुछ कह रहा था, मगर वहां कोई भी नहीं था। वह कमरे में अकेली थी। उसका सर अभी भी भारी था। ये सब, मैं यहाँ बिस्तर पर कैसे, और वह सब क्या हुआ था? वह कुछ देर पहले हुए हादसे के बारे में सोच रही थी। क्या था वह सब, और कौन था वह शैतान? ओह, कितना भयानक चेहरा था उसका। और ये ताबीज, इससे कैसी रोशनी निकल रही थी जिससे वह शैतान जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा था? क्या है इसमें? कौन हूं मैं? वह ये सब सोचे जा रही थी और ताबीज को उलट पुलट कर देख रही थी। तभी अचानक से उसमें से फिर से तेज रोशनी निकलने लगती है और फलक उस रोशनी को देखकर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि रोशनी की चमक बहुत ही ज्यादा रहती है। फलक अपने दोनों हाथों से अपने आंखों को ढक लेती है। सालगिरह मुबारक हो हमारी शहजादी हयात। घबराइए नहीं शहजादी, हम आपकी हिफाजत के लिए हैं। एक आवाज आती है और फलक अपने दोनों हाथ अपने आंखों पर से हटा कर देखती है तो उसके सामने 3 लड़कियां खड़ी रहती हैं और अजीब सी लिबास पहन रखी थी उन्होंने, और उनसे वही रोशनी निकल रही थी जो उस ताबीज से निकल रही थी। वैसी ही रोशनी उन तीनों लड़कियों से भी निकल रही थी जो उसके सामने खड़ी थी और उसे शहजादी हयात के नाम से बुला रही थी और सालगिरह की मुबारक कह रही थी। एक के बाद एक अजीब चीजें उसे नजर आ रही थी। वह अभी भी डरी हुई सहमी हुई थी कि ये लोग कौन हैं और अचानक मेरे कमरे में कहां से आ गई है? कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आ गई? फलक ने डरते डरते पूछा था। तभी कमरे में एक बार फिर से बहुत ही तेज रोशनी फैल गई और फलक की आंखें चौंधिया गई और उसने आंखें बंद कर ली थी। और जब आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। मारे हैरानी की वह और भी डर गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं, कहां जाऊं। वह बिस्तर पर से उठकर कमरे से भागने लगती है। तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है और वह स्क्रीन पर जब देखती है तो फरहान की कॉल रहती है। वह रुक जाती है और फोन रिसीव करती है। हेलो, वह कहती है। उसकी आवाज कांप रही थी। हैप्पी बर्थडे माई लाइफ एंड लव। इतना टाइम क्यों लगाया फोन उठाने में? मैं कब से तुम्हें फोन लगा रहा था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे नदीम ने बताया कि तुम ठीक नहीं हो। कहो तो मैं आ जाऊं? दूसरी तरफ फोन पर कोई लड़का था जो उसे सालगिरह की मुबारकबाद दे रहा था और तबीयत का भी पूछ रहा था। जवाब में फलक ने कहा, थैंक यू, आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस कल मिलते हैं, ओके बाय। हेलो फलक, हेलो। वह हेलो हेलो करता रह गया था और फलक ने फोन काट दिया था। फलक अभी भी अपने होश में नहीं थी, अजीब सी उलझन में थी। अचानक से हो रहे हादसों ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह फिर से पूरे कमरे को देखती है और सोचती है, अब यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ। सॉरी फरहान, तुमसे बात नहीं की। अब तुम्हें क्या बताऊं कि मैं किन हालातों में फंस कर रह गई हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। वह आंखें बंद कर लेती है और एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगती है। फरहान उसके सबसे छोटे भाई नदीम का दोस्त था जिसे वह पसंद करती थी और फरहान भी उससे बहुत मोहब्बत करता था। मगर अभी उन दोनों ने घर वालों को ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि फरहान ने अभी अभी अपने अब्बू का ऑफिस ज्वाइन किया था। तो उसका कहना था कि एक बार मैं सेटल हो जाऊं फिर मैं अपने अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर भेजूंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। तो बस फलक को उस दिन का इंतजार था। उसकी आंखों में बहुत से ख्वाब थे अपनी नई जिंदगी को लेकर, मगर जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वह क्या था। अगली सुबह खान साहब सबसे पहले उठकर फलक के कमरे में जाकर देखते हैं कि अब वह कैसी है। फलक रात भर सो नहीं पाई थी तो वह अब भी गहरी नींद में थी। खान साहब उसे जगाते हैं, उठो मेरी शहजादी, कैसी तबीयत है अब? सालगिरह मुबारक हो। हाँ, कौन है? कौन शहजादी? अचानक से फलक डर कर उठकर बैठते हुए कहती है। खान साहब उसे देखकर बहुत चौंक जाते हैं और पूछने लगते हैं, क्या हुआ बेटा? मैं हूं यहाँ, तुम्हारा बाबा। फलक उनसे लिपट जाती है। पता नहीं क्यों बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है, आजकल दिल हर वक्त घबराता रहता है, वह कहती है। खान साहब कहते हैं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मैं तुमसे कहने आया था कि मैं और तुम्हारी अम्मी तुम्हें लेकर दरगाह पर जियारत करने जा रहे हैं, तो तुम भी तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। फलक बोलती है, जी ठीक है, तो मैं बस अभी आती हूँ।
मगर दरगाह पर क्यों? खान साहब बोले, दरअसल तुम्हारी सालगिरह मुबारक है ना आज, तो सोचा कि चादर पोशी कर आए तुम्हारे नाम से। फलक बोली, अच्छा जी, बेहतर आप चलिए, मैं बस थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आती हूँ। कुछ समय बाद खान साहब और नजमा खातून फलक के दरगाह शरीफ पहुंचते हैं। फलक बहुत खुश है, उसे यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जिससे उसके चेहरे पर एक इत्मीनान सा था। खान साहब ने भी फलक का चेहरा देखा, वह बहुत रोशन लग रहा था। वह उसे देखकर बहुत खुश थे कि चलो अच्छा है कि अब वह बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, वह मन ही मन शुक्राना भी अदा कर रहे थे अपने रब का। फलक और उसकी अम्मी दरगाह शरीफ के पास ही बाहर खड़े थे और खान साहब चादर पोशी के लिए चादर और फूल लेने गए थे। नजमा जो फलक के साथ खड़ी थी, उसने फलक से कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं वजू करके आती हूँ। घर से निकलते वक्त जल्दी जल्दी मैं वजू करना ही भूल गई, मैं बस अभी आती हूँ। इतना कहकर नजमा खातून वहां से चली जाती है और फलक वहां पर बैठे हुए फकीरों को देखने लगती है जो अपने रब की इबादत में मशगूल थे। तभी एक फकीरन उसके पास आती है और उससे कहती है, कुछ दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। वह बड़ी अजीब सी औरत थी, उसने अपना आधा चेहरा अपने पल्लू से छुपा रखा था और उसे बहुत अजीब नजरों से देख रही थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी अम्मी बस आती ही होंगी, फलक उससे कहती है। वह औरत कहती है, यही दे दो, ये ताबीज तो बहुत ही महंगा लग रहा है, उतार कर इसे मुझे दे दो। वह फलक के गले की ताबीज की तरफ देखते हुए कहती है और जबरदस्ती मांगने लगती है। फलक कहती है, नहीं, ये मैं नहीं दे सकती, दूर रहो मुझसे, हटो हटो, मेरे पास से हटो। क्या हुआ फलक, किसे हटा रही हो? नजमा वहां आ जाती है और फलक से कहती है। नजमा की आवाज सुनकर फलक उनकी तरफ मुड़ती है और कहती है, ये फकीरन अम्मी मुझे परेशान कर रही है। वह उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है। नजमा बोली, कौन? यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम भी ना फलक। फलक जब देखती है तो सच में वहां पर कोई भी नहीं रहता है और वह इससे पहले कि और कुछ कहती, खान साहब वहां वापस आ जाते हैं और वह सब दरगाह शरीफ के अंदर चले आते हैं। दरगाह शरीफ के बाहर एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी वो फकीरन सब देखती रहती है और एकदम से मुस्कुराते हुए कहीं गायब हो जाती है। चादर पोशी के बाद वह तीनों वापस आते रहते हैं और फकीरों में पैसे बांटते रहते हैं। फलक भी वहां के फकीरों को पैसे दे रही थी और उनसे दुआएं ले रही थी कि उनमें से एक फकीर को जब उसने पैसे देने चाहे तो उसने नहीं लिए। उसने फलक के सिर पर हाथ रखा और उससे कहा, ये रुपया पैसा, ये दौलत शौहरत और ताकत सब कुछ दुनिया में ही रह जाएगा। बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है जो बेटी तेरी जिंदगी बदल देगा। तू तैयार हो जा, अपने वजूद की पहचान के लिए तू तैयार हो। किस बात के लिए बाबा, क्या होने वाला है? फलक को उस फकीर की बातें सुनकर दहशत होने लगती है। वह उससे बार बार पूछती है, क्या हुआ है, मुझे क्यों तैयार रहना चाहिए? मगर वह फकीर बिना जवाब दिए गाते हुए वहां से चला जाता है और फलक उसे जाते हुए देखती रह जाती है और बस उसके कहे अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगते हैं, तू तैयार हो जा अपने वजूद की पहचान पाने के लिए। फलक हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर कौन हूं मैं, कहां से आई थी मैं, मुझे बचपन की कोई बात याद क्यों नहीं है। फलक नाज उसे ये पता था कि उसे खान साहब ने गोद लिया था, मगर वह कहां से आई थी ये सब अभी भी एक राज था जिसने उसे बहुत परेशान कर दिया अब और दहशत में डाल दिया था। फलक वहां पर खड़ी थी और उस फकीर को जाते हुए देख रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या होने वाला है। फलक, क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो? खान साहब ने जब उसे ऐसे खामोश खड़े होकर देखा तो उसके पास आकर पूछने लगे, जो उससे दूर दूसरे फकीरों में खैरत बांट रहे थे। फलक जैसे अपने ख्यालों से बाहर निकल आई थी उनकी आवाज सुनकर। नहीं, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि यहाँ कितना सुकून है, बस, उसने कहा। खान साहब बोले, हाँ सुकून तो है, ऐसी जगहों पर दिल को राहत मिलती है। क्या बातें हो रही हैं दोनों बाप बेटी में। तभी नजमा भी वहां आ गई थी और उसने दोनों को देखकर कहा था। खान साहब बोले, कुछ नहीं नजमा, हम तो बस यहाँ के सुकून की बात कर रहे थे। खान साहब मुस्कुराते हुए बोले थे। नजमा बोली, अच्छा हाँ ये तो है
चलिए अब ये बातें हो गई हो तो पीर बाबा से मिलकर वापस घर चलें। वहां भी तो बहुत से काम बाकी हैं। अभी याद है ना आपको? खान साहब बोले, हाँ हाँ याद है, हमारी शहजादी की सालगिरह मुबारक है, कैसे भूल सकते हैं भला। अच्छा अब चलिए, खान साहब ने फलक के सर पर हाथ फेरते हुए कहा था। अब वह उन्हें क्या बताती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह उन्हें भी अपनी तरह खौफ और परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। फिर तीनों वहां से पीर बाबा के हुजरे की तरफ बढ़ गए थे। कुछ देर बाद वह तीनों उनके हुजरे के बाहर ही बैठे हुए थे। तभी एक शागिर्द ने पीर बाबा के आने की उन्हें इत्तला दी थी और वह लोग उठ खड़े हुए थे। पीर बाबा धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आए और उन्होंने तीनों के सलाम का जवाब भी दिया और बैठने के लिए कहा। फलक पीर बाबा को देख रही थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक और नूर था। पीर बाबा बड़े गौर से फलक को देख रहे थे और तभी उन्होंने फलक से कहा, क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों हो? फलक ने उनकी बातें सुनकर नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा था। तभी खान साहब बीच में बोल पड़ते हैं, ये हमारी बेटी है बाबा, आजकल इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो बस आप दम कर दें। पीर बाबा बोले, दम से कुछ नहीं होगा, बहुत परेशान है ये बच्ची, इसका हल तो कुछ और ही है। खान साहब बोले, कुछ और? वह क्या है? खान साहब बहुत बेचैनी से पूछने लगे थे और फलक उनकी बातों पर बस हैरान हो रही थी। पीर बाबा बोले, बस कुछ दिन और, फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बच्ची, कुछ नहीं होगा तुम्हें, फिक्र मत करो। फिर पीर बाबा ने कुछ पढ़कर फलक पर फूका था और जाने का इशारा करते हुए वह वापस अपने हुजरे में चले गए थे। हालांकि खान साहब पूछते रह गए थे, मगर वह अंदर जा चुके थे और फलक भी कुछ नहीं बोल पाई थी। फिर फलक, खान साहब सब लोग घर आ गए थे। फलक अपने कमरे में चली गई थी और खान साहब और नजमा शाम की दावत की तैयारियां करने में लगे हुए थे। फलक फ्रेश होकर सो गई थी। वह बहुत थक गई थी और सारे सफर की बातें सोच सोच कर कब उसे नींद आ गई थी पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो घड़ी में 4 बज रहे थे और कुछ देर में शाम होने वाली थी। तो वह बिस्तर पर से उठकर बैठ गई और एक बार फिर से उस अनजान औरत और वह फकीर और पीर बाबा की बातें याद कर रही थी। उन्हें सब पता है और मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ अपने बारे में, क्यों? फलक कहते कहते आईने के सामने आकर खड़ी हो गई थी और खुद से बातें करने लगी थी। कौन हूं मैं और कहां से आई हूं? ये चेहरा, क्या पहचान है इसकी? फलक नाज या फिर शहजादी हयात? उसका इतना कहना था कि आईने में उसका अक्ष अचानक ही बदलने लगा था। फलक अपने बदलते हुए रूप को देखकर हैरत में पड़ गई थी। उसकी आंखों का रंग हरा हो गया था और काले बाल ब्राउन हो गए थे। चेहरा बहुत चमक रहा था और उनसे सारा कमरा रोशन रोशन लग रहा था। उसके कपड़े भी बदल गए थे। उसने बहुत ही भारी भरकम गाउन पहन रखा था, बिल्कुल शहजादियों की तरह। और ठीक उसके सामने एक लंबी सी छड़ी खड़ी थी जिसमें 3 चमकदार पत्थर लगे हुए थे, जैसे कि उसके गले के ताबीज में थे। फलक इतनी हैरान थी कि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और वह जब होश में आई थी, कौन हो तुम? ये मैं तो नहीं हूँ, कौन हूँ मैं? फलक चीखती और उसके बाद फिर अचानक ही सब पहले जैसा हो जाता है। उसका चेहरा और कपड़े सब। फलक यह सब देखकर वहां से दूर हट जाती है और अपने बिस्तर पर सर पकड़कर बैठ जाती है। कब खत्म होगा ये सब? क्यों हो रहा है ये सब? वो भी मेरे साथ ही क्यों? हमारी दुनिया से बहुत दूर जमीन के नीचे बसती है एक अलग ही दुनिया जहां हम नहीं जा सकते। वहां पर जिनों का राज है, जिन्नात का महल। एक आवाज आती है और सारे के सारे जिन डर और सहम जाते हैं और खड़े होकर उनके आगे झुक जाते हैं। कहाँ है मेरी माहिरा? और उसने अपना काम किया या नहीं? उसे बुलाया जाए, जल्दी हमारे हुजरे में भेजो। उस आदमी ने अपना चेहरा काले कपड़े से ढक रखा है। जो हुक्म मेरे आका, उनमें से एक आदमी कहता है और वह वहां से सीधे माहिरा के पास पहुंचकर कहता है, आका का बुलावा है तुम्हारे लिए। माहिरा कहती है, ठीक है, मैं अभी हाजिर होती हूँ। यह कहकर माहिरा उस काले नकाब वाले आदमी के कमरे में पहुंचती है। एक बहुत ही बड़ा और शानदार कमरा, मगर कमरे में रोशनी बहुत कम है और वह आदमी कमरे के एक अंधेरे कोने में एक बड़े से तख्त पर बैठा हुआ है। माहिरा उस आदमी के सामने जाती है और झुककर सलामी करती है। आपने मुझे बुलाया मेरे आका? वह नकाब पोश बोलता है।
हाँ, हमने तुम्हें कोई काम सौंपा था, वह हो गया क्या? माहिरा बोली, बस हो जाएगा कल तक, मैं कोशिश कर रही हूँ। हमें कोशिश नहीं, कामयाबी हासिल करनी है, समझी? नकाबपोश चीखने लगता है और उसकी आंखें अंधेरे में किसी आग की चिंगारी जैसी चमक और दहक रही थी। माहिरा बहुत खौफजदा खड़ी थी और कह रही थी, मैंने कल उस लड़की को देखा है और उसके पास भी गई थी, मगर? नकाबपोश बोला, मगर क्या? माहिरा बोली, अचानक ही उसकी अम्मी वहां पर आ गई थी और मुझे हटना पड़ा था। नकाबपोश बोला, हमारे पास वक्त बहुत कम है, एक तो उसे ढूंढने में हमने इतने साल गवा दिए हैं, अगर एक बार उसकी ताकतें जाग गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है, जानती हो ना तुम ये बात? वह अब माहिरा के बिल्कुल सामने खड़े होकर उससे कह रहा था, जी जी आका, मैं जानती हूँ, मैं जल्द ही उसे आपके कदमों में लाकर हाजिर कर दूंगी। माहिरा डरते डरते कह रही थी। नकाबपोश एक बार फिर से वहीं अपनी तख्त पर जाकर बैठ गया था। जो करना है जल्दी करना, क्योंकि तुम्हारी जान भी जाने में बहुत जल्दी है, अब जाओ यहाँ से। हा हा हा, वह कहकर जोर जोर से हंसने लगता है और माहिरा डरते हुए जल्दी से वहां से बाहर निकल आती है। वह नकाबपोश जिन्नातों का बादशाह था और माहिरा उसकी कनिज थी। वह अनजान औरत जो उस दिन फलक से मिली थी, वह और कोई नहीं माहिरा थी, जो अपने आका के हुक्म पर उस दिन वहां गई थी। मगर वह फलक से क्या लेने गई थी? कौन थी ये माहिरा और क्या चाहिए उस नकाबपोश आदमी को? क्या करेगी फलक? एक के बाद एक हादसे उसकी जिंदगी में हो रहे थे और हर बार एक नई पहचान से वह अवगत हो रही थी। कौन थी वह? क्या रहस्य था उसकी जिंदगी का, उसकी पहचान का? हर बार एक नया हादसा और हर बार एक नया सवाल फलक का इंतजार कर रहे थे। फलक अपने कमरे में है और अपने साथ हुए अभी अभी के हादसे के बारे में सोच रही है, जो उसके तैयार होकर आईने के सामने खड़े होने पर हुआ था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके कपड़े, सब कुछ अचानक ही बदल गया था और उसके पास एक लंबी छड़ी के जैसा कुछ था, जिसमें 3 चमकदार पत्थर लगे हुए थे, जैसा कि उसके गले के ताबीज में था। ऐसा लग रहा था कि वह उसका हथियार हो, उसकी ताकत हो और वह किसी से जंग लड़ने जा रही हो। ऐसा तेज था उसके चेहरे पर। उसे ये सब सोचते सोचते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला था। जब अम्मी ने उसके कमरे में आकर मेहमानों और उसके दोस्तों की आने की इत्तला दी थी, अम्मी बोली, फलक तुम अभी तक तैयार ही हो रही हो? नीचे सब मेहमान और तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मुझे बहुत काम है, तो मैं जा रही हूँ, तुम बस जल्दी से आ जाओ, ठीक है? फलक बोलती है, जी अम्मी बस आती हूँ, आप चलिए। फलक ने अम्मी से कहा था और वह चली गई थी। फलक का सारा मेकअप खराब हो गया था और बाल भी बिखरे हुए थे, तो वह एक बार फिर से तैयार होने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और तैयार हो रही थी। मगर उसकी नज़रें अपने गले के ताबीज के पत्थरों पर थी, जो बहुत ही चमकदार थे और उसके जहन में अभी भी वह छड़ी घूम रही थी। क्या रहस्य था उसका? फलक जब तैयार होकर नीचे आई तो उसकी सबसे पहली नज़र फरहान पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में शिकायत भी झलक रही थी, क्योंकि फलक ने 2-3 दिनों से उससे ठीक से बात नहीं की थी। सारा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था और फलक के वहां पहुंचते ही खान साहब और नजमा सबसे पहले उसकी तरफ बढ़े थे। वह आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी शहजादी की तरह। नजमा बार बार उसकी नज़र उतार रही थी। वह उसे बहुत मोहब्बत करती थी और पिछले कुछ दिनों के हादसों की वजह से उसे फलक की बहुत फिक्र भी रहती थी। और आज फलक का बहुत ही स्पेशल दिन था। आज वह 20 साल की हो गई थी। उसे खान मंजिल में आए हुए 15 साल हो गए थे। वहीं पर खड़े उसके तीनों भाई भी उसे दुआएं दे रहे थे। अपने मन में ढेरों सवाल लिए फलक अपने अब्बू अम्मी और भाइयों के साथ केक के टेबल की तरफ बढ़ रही थी। केक कट हुआ और सबने एक साथ फलक को हैप्पी बर्थडे विश किया था। सारे मेहमानों और फलक के दोस्त उसे गिफ्ट दिए जा रहे थे और वह ले लेकर अपने घर की नौकरानी शमशा को दिए जा रही थी। वह खामोश थी। उसकी खामोशी देखकर खान साहब और नजमा ने पूछा भी था कि क्या हुआ,
फिर उसके भाइयों को भी वह कुछ चुपचाप से लगी थी, तो उन्होंने भी पूछा था, फलक तुम ठीक तो हो? और वह उन्हें क्या बताती कि क्या हुआ। वह अपने अम्मी अब्बू और भाइयों को मजीद और परेशान नहीं करना चाहती थी, तो उसने कह दिया, नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान हो गई है। पार्टी जोर शोरों पर थी, हर कोई बातें करने और एंजॉय करने में बिजी था। फलक अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी और उनसे बातें कर रही थी। तभी फरहान वहां पर आ गया था। वह ना जाने कब से उससे बात करने और मिलने की कोशिश कर रहा था, अब जाकर उसे मौका मिला। फरहान के आते ही उसकी सारी दोस्तों ने फलक को छेड़ा था, लो आ गया तुम्हारा शहजादा, हमारी शहजादी, अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। और वह सब वहां से दूसरी तरफ चली गई। कैसी है हमारी शहजादी? फरहान ने फलक के करीब आकर मुस्कुराते हुए उसके कानों में कहा था, मगर फलक को इस अल्फाज शहजादी से दहशत सी हो गई थी। फलक बोली, नहीं हूं मैं कोई शहजादी, फलक हूं मैं, फलक, सिर्फ फलक नाज हूं मैं, समझे? उसके अचानक से ऐसा कहने पर फरहान को कुछ हैरानी सी हुई थी। इसे क्या हुआ और इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? फरहान बोला, क्या हुआ फलक, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? फलक अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने लगती है। अचानक पता नहीं मुझे क्या हो गया था, वह जैसे अपने ख्यालों से बाहर आ गई थी। फलक बोली, कुछ नहीं फरहान, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, कल बात करते हैं। वह नजरें झुकाए उससे कह रही थी और जाने लगती है। अपने कहे हुए अल्फाज पर उसे पछतावा हो रहा था। तभी फरहान उसके सामने आ गया था। कल नहीं, अभी बात करनी है मुझे। फलक क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ तुम कल परसों से अजीब बर्ताव कर रही हो और मेरी कॉल भी नहीं उठाती हो। हम इतने दिनों बाद मिले हैं और तुम्हें जाना है, क्या बोर हो गई हो मुझसे? फरहान उसकी आंखों में झांकते हुए कह रहा था और वह बस खामोश थी, उसे पता नहीं क्या हो गया था। फलक बोली, नहीं, तौबा तौबा, कैसी बात करते हो तुम भी, सब ठीक है बिल्कुल, भला मैं और तुमसे, मैं तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर देना चाहती हूँ। फरहान बोला, अगर ऐसा है तो आज ही मैं अभी जाकर अंकल आंटी से बात करता हूँ, बस अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता यार। वह हंसते हुए कह रहा था और फलक शर्मा गई थी। तुम भी ना, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अम्मी आ रही हैं। वह फिर उसके पास आती हुई नजमा खातून की तरफ बढ़ रही थी। तभी फरहान ने कहा था, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, आज भूलना मत, 2 दिन का हिसाब है तुम पर बात नहीं करने का। फलक बस हाँ में सर हिलाकर चली गई थी। वह अम्मी के पास पहुंचती है जो उसकी तरफ ही आ रही थी। फलक बोली, क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत? नजमा बोली, हाँ हाँ सब ठीक है, मैं बस तुम्हें ही देखने आ रही थी, तबीयत ठीक है ना? और ये फरहान क्या कह रहा था तुमसे? नजमा फरहान की तरफ नजरें घुमाने लगी थी। फलक बोली, कुछ भी तो नहीं, बस तबीयत का पूछ रहे थे। नजमा बोली, अच्छा, सच में बहुत ही प्यारा बच्चा है, हमेशा हमारी खैर व खबर पूछता रहता है। नदीम का दोस्त है, मगर बिल्कुल उसके भाई की तरह उसका साथ देता है। अल्लाह हमेशा उसे खुश रखे। वह उसे दुआएं दे रही थी और फलक जी जी कह रही थी। तभी अचानक फलक को ऐसा लगा जैसे कोई उसे छूकर गुजरा था, जैसे ठंडी हवा का कोई झोंका। मगर जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। सारे मेहमान बस बातें करने में लगे हुए थे। फिर ये क्या था अब? उफ, कब ये अंदेशे खत्म होंगे पता नहीं, उसने मन ही मन सोचा था। कुछ समय बाद पार्टी खत्म हुई और सारे मेहमान जा चुके थे और घर में सन्नाटा पसरा हुआ था और हर कोई अपने कमरे में चला गया था। फलक की नौकरानी शमशा ने फलक के सारे तोहफे उसके कमरे में ही रख दिए थे। फलक बाथरूम से जब चेक करके आई तो उसे याद आया कि उसे फरहान को फोन करना है, वह इंतजार करता होगा। उसे फरहान की कही हुई बात याद आ गई थी, 2 दिनों का हिसाब पूरा करना है। तो फलक ने मुस्कुराते हुए बेड के साइड में टेबल पर रखे हुए अपने फोन को जैसे ही उठाया था, उसकी नजर उसके पास रखे गिफ्ट के पैकेट पर पड़ी थी, जो एक गुलाबी रंग के रैपर में पैक था और साथ में ही एक लाल गुलाब उस पर लगा हुआ था, मगर उस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। फलक उस पैकेट को भी फोन के साथ उठा लेती है और उलट पुलट कर देखने लगती है, मगर उस पर देने वाले का नाम ना पाकर बहुत ही हैरान रहती है कि ये दिया किसने और अपना नाम क्यों नहीं लिखा इस पर। खोल कर देखती हूँ उसमें क्या है।
हो सकता है फरहान ने ही दी हो मुझे सरप्राइज करने के लिए। फलक सोचते हुए उस पैकेट को खोलने लगती है। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत बॉक्स रहता है जिस पर मखमल का कवर लगा हुआ था, मगर फलक जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से एक धुएं जैसा कुछ निकलने लगता है। वह घबरा जाती है कि ये क्या है। उसकी आंखें उस धुएं की वजह से जलने लगती है। वह अपनी आंखों को मलने लगती है और उस डब्बे को जमीन पर फेंक देती है। और फिर जब वह आंखें साफ कर रही थी तो देखती है कि अचानक से वह धुआं आहिस्ता आहिस्ता किसी इंसान का आकार ले रहा था। फलक जब देखती है तो सामने और कोई नहीं, वही दरगाह वाली अजनबी औरत खड़ी थी और उसे खौफनाक नजरों से देख रही थी। उसने काले रंग का लिबास पहन रखा था और उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। पिछली बार की ही तरह वह उसे मुसलसल देखे जा रही थी और उसकी तरफ बढ़ रही थी। फलक हैरान और डर दहशत के मारे पीछे हटती जा रही थी कि ये कहां से आ गई मेरे कमरे में और मेरी तरफ क्यों बढ़ रही है, क्या चाहिए इसे मुझसे। फलक पीछे हटने लगती है और दीवार से जा टकराती है। रास्ता खत्म, अब कहाँ जाऊं? कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गई? क्या चाहिए तुम्हें? वह डरी हुई थी, उसका बदन कांप रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी, मगर फिर भी उसने पूछा था कांपते हुए होठों से। वह अजनबी औरत और कोई नहीं, माहिरा थी, जिन्नातों के बादशाह की कनिज। माहिरा उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, बस उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे भयानक होता जा रहा था। लाल लाल आंखें, बिखरे हुए बाल, मुंह में से निकलते नुकीले दांत और हाथों के खंजर जैसे तेज नाखून जो किसी को भी चीर फाड़ कर रख देते। अपना खौफनाक अक्ष लिए माहिरा अब फलक के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, बहुत करीब, और फलक थरथरा रही थी। उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया था। तभी माहिरा ने अपने लंबे नाखूनों वाले हाथों से उस पर वार किया था और फलक ना 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 नहीं, मुझे मत मारो कही जा रही थी। और फिर माहिरा के फलक पर वार करते ही फलक ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और तभी एक बहुत तेज रोशनी हुई थी जिससे माहिरा की आंखें भी चौंधिया गई थी और वह पीछे हट गई थी। मैंने कहा ना, मुझे मत मारो, दूर रहो मुझसे, सुना नहीं क्या तुमने? जब माहिरा ने आवाज सुनकर अपनी चौंधियाई हुई आंखें खोली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। सामने फलक खड़ी थी, मगर वह एक नए ही रूप में थी। उसके ब्राउन खुले हुए बाल लहरा रहे थे और आंखें हरी हो गई थी। चेहरा चमकने लगा था। उसके सर पर एक ताज जैसा कुछ था, उससे रोशनी निकल रही थी मानो, और उसके हाथों में एक अजीब सी छड़ी थी जिसमें 3 चमकदार पत्थर लगे हुए थे। और तभी उसने उस छड़ी को माहिरा की ओर किया था और कहा था, तुझे क्या लगा तू मुझे आज यहाँ खत्म कर देगी और मैं मर जाऊंगी? अब मेरे वार से बच के दिखा, मैं तुझे बताती हूँ कि किसी को कैसे मारते हैं। फलक का इतना कहना था कि एक तेज रोशनी उस छड़ी से निकलती है और माहिरा को चीरते हुए बाहर निकल गई थी। और माहिरा बस फलक का ये नया रूप देखकर हैरत में पड़ गई थी और खड़ी थी कि क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है। पार्टी खत्म होने के बाद फलक अपने कमरे में आई थी और उसने एक अनजान से तोहफे को जब खोला तो उससे एक धुआं निकलने लगा था और फिर उस धुएं ने आहिस्ता आहिस्ता उस दरगाह वाली अनजान औरत की शक्ल ले ली थी। वह औरत माहिरा थी, जिन्नातों के बादशाह की कनीज माहिरा। वह एक जिन थी जिसकी वजह से वह उस बॉक्स में छुपकर आई थी जिसे फलक ने अभी अभी खोला था। माहिरा बहुत ताकतवर थी, उसके पास तिलस्मी ताकतें थी। वह एक खबीस जिन थी जो कि शैतानी ताकतों में से एक होती है। माहिरा अपने आका के हुक्म पर यहाँ फलक को ले जाने आई थी। उसके आका को फलक चाहिए थी किसी भी कीमत पर, मगर क्यों ये तो माहिरा को भी नहीं पता था। ना ही आका ने उसे बताया था और ना ही उसे सवाल पूछने की इजाजत थी। वह यहाँ आई तो थी फलक पर वार करने, पर वह खुद शिकार होकर रह गई थी। उसे फलक की ताकतों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह क्या है और कौन है। वह तो बस अपने आका के हुक्म की तामीर कर रही थी। माहिरा अचानक से फलक का ये नया रूप देखकर बहुत हैरान थी। फलक के वार से वह जख्मी भी हो गई थी। वह भागना चाहती थी, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी,
तड़प रही थी और फलक अपने होशो हवास में नहीं थी। उसे कुछ पता नहीं था कि वह क्या कर रही है और वहीं पर खड़ी बस माहिरा जख्मी हालत में उसे देख रही थी। और तभी माहिरा ने एक सांप का रूप ले लिया था और खिड़की से बाहर कूद कर निकल गई थी। उसे अपनी जान बचानी थी अभी, फलक से वह बाद में निपट लेगी, ऐसा उसने सोचा था। फलक अभी भी अपने उसी रूप में खड़ी थी और दौड़कर खिड़की से झांक कर देखने लगती है। बच गई इस बार, पर अगली बार नहीं, उसने कहा था। माहिरा के जाते ही फलक का गुस्सा जैसे जैसे शांत होने लगता है, वह अपने असली रूप में आने लगती है। उसके हाथ की छड़ी भी गायब हो जाती है और वह फिर से फलक बन गई थी। फलक बनते ही फिर से वह होश में आ जाती है और जब वह कमरे को देखती है तो कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। उसके कमरे में कोई भी नहीं था, वह अकेली थी। वह अभी भी बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखों के सामने माहिरा का वह खौफनाक चेहरा मानो अभी भी घूम रहा था। उसके हाथ पैर अभी भी डर और दहशत से कांप रहे थे। उसने जल्दी से बिस्तर का रुख किया था और बेड पर बैठ गई थी और उसने अपने बेड को जोर से पकड़ा हुआ था, जैसे वह गिरने वाली हो, उसे किसी सहारे की जरूरत हो। क्या हुआ था मुझे? कौन थी वह औरत? मुझे क्यों मारने आई थी? कितना खौफनाक चेहरा था उसका, पर मैंने कैसे उसे मात दे दी? पर कैसे? पलक सोच ही रही थी और अपने दोनों हाथों को देख रही थी और तभी उसकी नज़र उसके गले में पहने हुए ताबीज पर पड़ी थी जो चमक रही थी। क्या ये सब तुमने किया था? वह ताबीज से बातें कर रही थी मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। वह खुद से ही बात कर रही थी कि क्या करूं मैं? क्या हो रहा है ये सब? कब मिलेगा मुझे मेरे सवालों का जवाब? कौन हूं मैं? कौन? कब मिलेगा? वह जोर से चीखी थी और फिर खुद ही चुप भी हो गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। सवाल तो माहिरा के मन में भी बहुत सारे थे कि वह लड़की है कौन और बादशाह उसे इतने सालों से क्यों ढूंढ रहे थे और अचानक उसने अपना रूप कैसे बदल लिया था? इतनी ताकत उसमें कहां से आ गई थी कि उसने मुझे जख्मी कर दिया? वह जख्मी हालत में वहां से भाग तो आई थी मगर उसे जो चोट आई थी वह कोई आम चोट नहीं थी। आमतौर पर वह अपने जख्म अपनी तिलस्मी ताकतों से ठीक कर लेती थी मगर आज उसकी ताकतें भी काम नहीं कर रही थी। पर क्यों? ऐसा कौन सा वार कर दिया था उसने मुझ पर? मुझे हकीम बाबा के पास जाना होगा, अब वही मेरा इलाज कर सकते हैं, पर मुझे बादशाह को भी खबर करनी होगी। नहीं, पहले मैं खुद को ठीक कर लूं, उसके बाद। वैसे भी बादशाह ये खबर सुनकर कहीं मुझे मार ना दे, तो पहले मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। वह मन में सोच रही थी और घने जंगलों में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने जख्मों को देख रही थी। उसके सीने से खून निकल रहा था और जख्म बहुत गहरा लग रहा था। वह कहीं जाने की हालत में नहीं थी, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। तब उसने अपनी तिलस्मी ताकतों से हकीम बाबा को एक संदेश भेजा था। उसने अपना हाथ ऊपर किया था और एक तेज चमकदार जलती हुई मोमबत्ती की लौ की तरह उत्पन्न हो गई और धीरे धीरे वह रोशनी हवा में उड़ती हुई कहीं चली गई थी। माहिरा ने संदेश तो भेज दिया था मगर उसे इंतजार था तो हकीम बाबा के जल्दी से आने का, कहीं उनके आने से पहले मुझे कुछ हो न जाए। वह आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। सुबह का वक्त है, फलक कॉलेज के लिए निकल चुकी है मगर उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। रात को जो कुछ हुआ था वह सारा मंजर अभी भी उसकी आंखों में घूम रहा था। वह रह रहकर सहम जा रही थी। नदीम ने उसकी हालत देखकर उससे कहा भी था कि आज आराम कर लो, कल से कॉलेज जाना, मगर वह नहीं मानी थी। उसके फाइनल एग्जाम आ रहे थे तो कॉलेज अटेंड करना जरूरी था। आज नदीम भाई उसे छोड़ने आए थे। वह उसे छोड़कर चले गए थे और फलक जैसे ही कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ रही थी, किसी की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए थे। फलक रुको यार, प्लीज। फलक ने जब पलटकर देखा तो पीछे कुछ ही दूरी पर फरहान अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और उसे आवाज दे रहा था। फलक उसे अचानक यहाँ देखकर हैरान हो गई थी कि इस वक्त ये यहाँ क्या कर रहा है। फरहान गाड़ी में से निकलकर फौरन बाहर आ जाता है और फलक के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है। चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फलक कहती है, ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। फलक हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है,
तो देख लो, मुझे कोई परवाह नहीं, बस तुम चलो मेरे साथ। वह बेपरवाही से कहे जा रहा था और फलक का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपनी गाड़ी की तरफ लिए जा रहा था। फलक ना करती रह गई थी, मगर वह कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। और तभी, चुप हो जाओ फलक, मैं तुम्हें किडनैप करके नहीं ले जा रहा हूँ, बस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो चिल्लाओ मत, लोगों से पिटवाना है क्या मुझे? वह अब उसे घूर रहा था। फलक बोली, नहीं तो मैं क्यों पिटवाऊंगी तुम्हें, पर अभी मेरे क्लासेस है फरहान। फरहान बोला, तो मुझसे ज्यादा क्लासेस इंपॉर्टेंट है। फलक बोली, नहीं तो, पर अगर भाई मुझे लेने आए तो फिर? यार तुम कितनी भोली हो और कितनी दूर की सोचती हो। हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, मैं तुम्हें यहाँ पर लाकर छोड़ दूंगा फिर से। अब चलो जल्दी से अंदर बैठो। वह गाड़ी का दरवाजा खोलता है और फलक ना चाहते हुए भी उसमें बैठ जाती है और फिर फरहान भी दूसरी तरफ से अंदर बैठ जाता है। वह ड्राइविंग करने लगता है और गाड़ी वहां से कहीं दूर चलने लगती है। हकीम बाबा अपने घर में एक नई दवा बनाने में लगे हुए थे। तभी एक जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी की लौ उनके पास आकर रुक जाती है और वह उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उस लौ में जख्मी माहिरा का अक्स नजर आ रहा था, जो कि एक घने जंगल में किसी पेड़ के नीचे छुपकर बैठी हुई थी और दर्द से तड़प रही थी। फिर वह लो हवा में चलने लगी थी और हकीम बाबा भी उसके पीछे पीछे चल दिए थे। इधर माहिरा जख्मी हालत में पड़ी हुई थी और हकीम बाबा के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद हकीम बाबा माहिरा तक पहुंचते हैं। उस लौ के पीछे पीछे चलकर जब वह वहां पहुंचते हैं तो माहिरा की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब कैसे हो गया? तुम्हें इतने गहरे जख्म कहां से लग गए? किसने मारा तुम्हें? वह माहिरा से पूछ रहे थे, मगर माहिरा खामोश थी, उसे कुछ होश नहीं था, वह तड़प रही थी। हकीम बाबा उसकी हालत समझ रहे थे और उन्होंने तभी अपने कंधे पर टंगे हुए झोले में से एक दवा की शीशी निकाली थी। उसमें हरे रंग का एक चमकदार पानी था, जिसे उन्होंने माहिरा को पिला दिया था। फिर वह उसे उठाते हैं, उसे सहारा देते हुए अपने घर ले आते हैं। माहिरा को अपने घर लाकर उसे एक बिस्तर पर लिटा दिया था। अब वह सो रही थी। हकीम बाबा ने जो दवा उसे पिलाई थी उससे उसके जख्म भर रहे थे और उसे नींद आ गई थी। हकीम बाबा माहिरा की हालत देखकर बहुत हैरत में पड़ गए और अपने दवे खाने की तरफ चले गए थे। वहां वह एक किताब खोलकर बैठ गए थे और तभी उसके एक पन्ने को पढ़ते हुए उनके मुंह से अचानक ही निकलता था, तो मेरा शक सही था, माहिरा के जख्म किसी आम हथियार के नहीं थे। ऐसे जख्म तो सिर्फ जिन्नातों के शहजादी के हथियार से होते हैं, जिनका इलाज नामुमकिन है। सिवाय उनके खून से बनी हुई दवा के अलावा और उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा हुआ कि मेरे पास वह दवा थी। सालों पहले जब मैं जंगलों में जड़ी बूटियां ढूंढने निकला था, तब मुझे जंगल की झाड़ियों में पत्तों पर नीले रंग का खून लगा हुआ मिला था, मगर वहां आसपास कोई भी नहीं था। मुझे लगा था कि शायद जंगली जानवरों ने उस जिन्नात की शहजादी को चीड़-फाड़ कर कर मार दिया होगा या फिर खा गए होंगे, तभी उसका खून झाड़ियों के पत्तों पर लग गया होगा। तो मैंने पत्तों को तोड़ लिया था और उससे ये दवा बनाई थी। तब से लेकर आज तक ये दवा मेरे पास थी और काम आ जाई, मगर वह तो सब मर चुके थे। कई सालों पहले जिन्हें जाफर ने उन सबको खत्म कर दिया था और बादशाह की तख्त हासिल करके खुद उस पर बैठ गया था और अब जिन्नातों के महल पर उसका राज है। फिर कैसे? कोई है क्या जो जिंदा बच गई थी? पर कौन? ये नहीं हो सकता। वो वापस आ गई है इतने सालों बाद और अब उसकी ताकतें जाग रही हैं। मगर वह है कहाँ? पर माहिरा पर उसने वार क्यों किया था? वह तो ऐसे किसी पर वार नहीं कर सकती। इस सवाल का जवाब तो बस माहिरा ही दे सकती है, मगर अभी तो वह सो रही है। मैं उसके होश में आने का इंतजार करता हूँ। हकीम बाबा उस किताब के पन्ने को पलट पलट कर देख रहे थे और खुद से बातें कर रहे थे। उधर माहिरा बेखबर नींद से मदहोश सो रही थी। उसे कुछ नहीं पता था कि उसने किससे दुश्मनी मोल ली है और उसका अंजाम क्या होगा। ये बस अभी शुरुआत थी और असली कहानी तो अभी बाकी थी। और इन सब से बेखबर फलक फरहान के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी और कहीं जा रही थी। फरहान उसे कुछ कुछ कह रहा था और वह धीरे धीरे मुस्कुराई जा रही थी और उसे देख रही थी कि जिंदगी कितनी हसीन है उसके साथ। उसके दिमाग से कल रात वाले वाकये का अक्स अब कहीं दूर चला गया था, मगर अब क्या होने वाला था वह नहीं जानती थी कि कौन सी दहशत उसका इंतजार कर रहे थे
और कितने खौफनाक चेहरों से उसका मुकाबला होने वाला था। फलक बहुत खुश है। वह फरहान के साथ गाड़ी में बैठी हुई है और उसकी आंखें और मुस्कुराते होठ बातें कर रहे हैं और वह भी मुस्कुरा रही है। उसे अब कुछ भी याद नहीं है जो कुछ बीते दिनों उसके साथ हुआ था। वह फरहान के साथ की वजह से सब कुछ भूलकर बस उसकी बातें सुन रही है और उसे देख रही है और अपने आने वाले खूबसूरत कल के बारे में सोच रही है जो कि उसे फरहान के साथ गुजारना था। सब कुछ ही खूबसूरत लग रहा था, उसकी बातें, वह और ये मौसम, तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ी और खिड़की से बाहर झांकती हुई वह और उसके चेहरे को छूकर गुजरती हुई हवाएं। वह बस इन सब में मगन हो गई थी। कुछ समय बाद फरहान एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकता है और फिर वह फलक को लेकर अंदर जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर जाने पर फलक वहां की सारी तैयारियां देखकर हैरान रह जाती है। चारों तरफ गुलाब के फूलों की सजावट और उनकी खुशबू फैली हुई थी। पूरे में रंगीन लाइटें सजी हुई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फलक बस वह सब देख ही रही थी कि ये सब तैयारियां किस लिए। और जब उसने फरहान की तरफ देखा तो वो घुटनों के बल बैठकर उसके सामने रिंग बढ़ाते हुए कह रहा था, तो मिस फलक नाज, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? विल यू मैरी मी? क्या तुम अपनी ये जिंदगी मेरे नाम करोगी? मैंने तो कर दी है पहले ही, अब तुम बताओ। फलक के लिए ये सरप्राइज गिफ्ट बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला तो था ही, मगर साथ ही साथ वह बहुत खुश भी थी और उसने हाँ में सर हिला दिया था। खुशी के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। तब फरहान ने उसे वह रिंग पहना दी थी और फिर ऊपर से फूलों और बलून की बारिश होने लगती है। सब कुछ उसके लिए जैसे एक सपने जैसा था। फरहान का साथ और उसके हाथों में उसका हाथ। फरहान ने उसे बताया कि कल उसने अपनी अम्मी और अब्बू से बात कर ली है उसके और अपने बारे में और वह लोग राजी भी हो गए हैं। कल मेरे अम्मी अब्बू तुम्हारे घर आएंगे फलक, हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। तुम तैयार रहना, अब बस कुछ दिन और फिर मैं और तुम। वह उसकी आंखों में झांकते हुए कह रहा था और फलक ने शर्माकर नजरें झुका ली थी। यही तो चाहती थी वह, एक खुशहाल परिवार और प्यार करने वाले माता पिता भाई। और अब फरहान का साथ, बस इतनी सी ही ख्वाहिशें थी उसकी। एक के बाद एक सरप्राइज गिफ्ट फरहान आज फलक को दे रहा था, जिसने फलक को इतनी खुशी दी थी कि उसे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वह दोनों करीब 1 घंटे तक बातें करते रहे थे। फरहान उसे फिर 1 घंटे बाद वापस कॉलेज छोड़ आया था। और फोन करना मत भूलना, जब तक तुमसे बात नहीं होती ना मुझे नींद नहीं आती है, और आ भी जाए तो सपने में तुम नहीं आती हो। वह यह कहकर चला गया था। उसके जाने के बाद फलक अपने क्लासेस अटेंड करने चली जाती है। उसकी हिस्ट्री की क्लास थी। जब वह क्लास में जाती है तो पता नहीं क्यों उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसके गले का वह ताबीज अचानक चमकने लगता है, मगर वह उसे अपने दुपट्टे से छुपाते हुए बेंच पर जाकर बैठ जाती है। प्रोफेसर अग्रवाल सारे स्टूडेंट को देख रहे थे और पढ़ा रहे थे। हर कोई उनकी बातें सुनने में बिजी था और फलक के गले का ताबीज उसकी चमक रह रहकर तेज होती जा रही थी। वह बार बार दुपट्टे से उसे छुपा रही थी कि कहीं किसी की नजर उस पर ना पड़ जाए। और फिर अचानक ही उसकी रोशनी बहुत तेज हो जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। फलक की आंखें चौंधिया जाती हैं। वह जल्दी से अपने हाथ अपने आंखों पर रख लेती है और कहती है, ये क्या हुआ? जब वह अपने हाथों को अपने चेहरे पर से हटाकर सामने देखती है तो प्रोफेसर अग्रवाल स्टैचू की हालत में खड़े हैं और बाकी के सारे स्टूडेंट्स भी स्टैचू की तरह बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया था। वह बहुत घबरा गई थी कि अचानक ये सब क्या हो रहा था, सब कुछ कैसे रुक गया था। शहजादी, मेरी शहजादी, तुम तो बहुत ही बड़ी हो गई हो और ताकतवर भी। अचानक से ही पूरे क्लासरूम में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। उस आवाज में बहुत खौफ समाया हुआ था। वह बहुत डर गई थी और चारों तरफ घूम घूम कर देख रही थी। कौन कौन है यहाँ? सामने आओ। सामने क्यों नहीं आते? क्या चाहिए तुम्हें? बोलो बोलो ना, कौन हो तुम? एक पल में उसके सारे सपने और सारी खुशियां बिखर कर रह गई थी। वह ख्वाब से हकीकत में आ गई थी। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी आवाज में दहशत थी। डर के मारे उसकी आवाज भर आई थी। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी।
कभी स्टूडेंट्स को तो कभी प्रोफेसर अग्रवाल की तरफ दौड़ रही थी। उठिए ना आप लोग, क्या हुआ है आप सबको? वह जोर जोर से उन्हें हिला रही थी, मगर वह लोग तो जैसे बेजान भूत बन गए थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ना कि उनमें जान थी। और तभी एक भयानक चेहरा लिए एक इंसान की शक्ल में एक शैतान उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और फलक के डर और दहशत के मारे होश ही उड़ गए थे। ये तो वही है जो मेरे ख्वाबों में दिखाई देता था, पर उस दिन मैंने इसे सच में देखा था अपने वॉशरूम के शीशे में। वह मन में कहती है। काला लिबास ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ढका हुआ था, बस पैर खुले हुए थे और उनके लंबे लंबे नुकीले नाखून नजर आ रहे थे। एकदम काला चेहरा जिससे सिर्फ लाल लाल आंखें और मुंह से निकलते लंबे नुकीले दांत नजर आ रहे थे। वह उसे घूर रहा था और उसकी गर्दन वह गोल गोल घुमाए जा रहा था। फलक की तो जैसे जान ही निकल रही थी, उसे कुछ होश ही नहीं था। एक पल में ही उस शैतान ने उस पर अपने नुकीले दांत जैसे ही गड़ाए, उससे पहले ही फलक उसे धक्का देकर वहां से भागने लगती है। वह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। बचाओ मुझे, कोई है क्या? कोई तो बचाओ मुझे। वह चिल्लाते हुए बाहर निकल कर आती है और पूरे कॉलेज में उसे कोई भी नहीं मिलता है। हर कमरे में बस सन्नाटा रहता है। सब लोग ना जाने कहाँ चले गए थे। वह सोच रही थी कि कहाँ जाऊं। वह शैतान अभी भी उसके पीछे था। वह जहाँ जा रही थी वह वहां आ जा रहा था, मानो जैसे जादूगर हो या फिर जैसे कोई बहुत ही तेज हवा का झोंका। और फलक बस भागती जा रही थी और अब वह भागते भागते कॉलेज के बाहर निकल आई थी। वह कहाँ चलती जा रही थी उसे कुछ होश ही नहीं था। शैतान उसके पीछे है कि नहीं उसने पलटकर देखा भी नहीं था, बस दौड़ती जा रही थी। और तभी वह किसी से टकराती है और उसे देखकर बहुत चौंक जाती है। ये वही फकीर था जो उस दिन उसे दरगाह पर जियारत करने गई थी, तब मिला था। क्या हुआ बेटी, किससे भाग रही हो? तुम्हें भागना नहीं है, सामना करना है, उस फकीर ने कहा था। फलक हाफ रही थी, उसकी सांसें तेज रफ्तार से चल रही थी। बाबा, वह शैतान मेरे पीछे है, मुझे मार डालेगा मुझे। कौन मार डालेगा तुम्हें? कोई नहीं मार सकता, बस तुम्हें डरा सकता है। और तुम्हें डरना नहीं है बच्चा। पर कौन है वह लोग बाबा? मुझसे क्या चाहते हैं? सब पता चल जाएगा, सब्र करो, वक्त अब आ गया है। कौन सा वक्त? क्या पता चल जाएगा, मुझे आप बताएं। ये लो पहले पानी पियो, फिर बोलना। हर सवाल का जवाब है इसमें, बस इंतजार करना होगा। फकीर बाबा ने उसकी तरफ एक पानी का बोतल बढ़ाया था और जैसे ही फलक ने उसमें से पानी पीना शुरू किया, वह फकीर अचानक से कहीं गायब हो गया था। फलक और भी ज्यादा दहशत में आ गई थी। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, मगर वह कहीं नहीं था और ना ही वो शैतान अब कहीं था। वह अपने सर को पकड़कर बीच रास्ते में खड़ी थी और अपने साथ हो रहे हादसों ने उसका पूरा वजूद हिलाकर रख दिया था। कुछ देर तक तो उसे कुछ भी होश नहीं था कि वह कहाँ है और क्या करे। कुछ देर बाद जब उसने होश संभाला तो अपने पर्स में से फोन निकालकर नदीम भाई को फोन किया था और उन्हें आने के लिए कहा था और लोकेशन भी सेंड कर दी थी। वह कॉलेज से काफी दूर आ गई थी भागते भागते। नदीम जब वहां पर पहुंचा तो फलक की हालत देखकर वह खुद बहुत डर गया था। उसके बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें, मुरझाया हुआ चेहरा और उन पर खौफ झलक रहा था। सुबह जब छोड़ने आया था तब तो ठीक थी, फिर ऐसे अचानक क्या हो गया था? क्या हुआ फलक, तुम तो कॉलेज गई थी ना, फिर यहाँ कैसे? नदीम उससे पूछ रहा था। नदीम का इतना कहना ही था कि फलक उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। वह पूछ रहा था मगर वह कुछ कह नहीं रही थी, बस उसके आंसू गिरते जा रहे थे। फिर नदीम उसे लेकर घर आ गया था। रास्ते भर वह सिर्फ रोई जा रही थी, कुछ नहीं कहा था उसने। और नदीम उसकी हालत से बहुत ही ज्यादा खौफ में था कि आखिर क्या हुआ था। जब वह दोनों घर पहुंचे थे तो खान साहब और नजमा भी फलक की हालत देखकर डर और घबरा गए थे कि अचानक हमारी बच्ची को क्या हो गया था। हकीम बाबा माहिरा को लेकर अपने घर आ गए थे, मगर जब उन्हें माहिरा की जख्मों की असलियत का पता चला तो वह हैरान रह गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने जब तिल्स्मी किताब में देखा तो उनके होश उड़ गए थे कि अब क्या होगा। वह जिंदा है और वापस आ गई है, मगर वह इस वक्त है कहाँ और इतने सालों तक सबसे कैसे छुप कर बैठी थी? पता नहीं चला किसी को कि वह एक इंसान नहीं है बल्कि एक जिन है। मगर कैसे? अगर वह लौट आई है और जिन्ने जाफर को पता चल गया है कि वह जिंदा है
और उसने उसे ढूंढ लिया तो कयामत आ जाएगी। वह फिर से अपनी घिनौनी साजिश को कामयाब करने की कोशिश जरूर करेगा। उसे उस हैवाने जिन के कैद का दरवाजा खोलना है और उसकी चाबी सिर्फ शहजादी के पास है और उसे खोल भी सिर्फ वही सकती है। और अगर उसने उसे खोल दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हकीम बाबा ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा खौफ में आ गए थे। इससे पहले कि वह शहजादी तक वह जिन्ने जाफर पहुंचे, मुझे उसे ढूंढना होगा। मगर कैसे, ये तो अब माहिरा के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। अब बस जल्दी से वह सेहतमंद हो जाए, उसके बाद ही मुझे उससे कुछ भी पता चल पाएगा कि ये शहजादी को कैसे जानती है और शहजादी ने इस पर वार क्यों किया था। बहुत से सवाल थे जिनके जवाब अभी ढूंढने बाकी थे और बहुत से राज थे जो अभी खुलने बाकी थे। कौन था वह शैतान? क्या है ये हैवाने जिन का दरवाजा? क्यों खौफजदा हो गए थे हकीम बाबा? क्या माहिरा उन्हें फलक का पता बताएगी? क्या फलक जान पाएगी कि वह कौन है और उस शैतान का क्या मकसद है? जानने के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का दूसरा भाग जल्दी ही आपको सुनने को मिलेगा। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही इस कहानी का दूसरा भाग आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उस वीडियो का। तो दोस्तों कहानी अब तक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इस कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।